हेलो बच्चों, हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे थे। इस कंटेक्स्ट में हमने देखा था कि एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसके बीच हम लोग रहते हैं और लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बचा सकें, जिससे कि हम अपने जीवन में बेहतर कुछ कर सकेंगे। बेहतर से मतलब ये है क्योंकि इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा तो उस डिसबैलेंस की वजह से जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होगी हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास की परिस्थितियों में। तो जब हम बात करते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यूं तो फॉरेस्ट सिर्फ फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज सिर्फ वाइल्ड लाइफ है। लेकिन ऐसे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो फॉरेस्ट है वो केवल फॉरेस्ट है, लेकिन हम उसकी कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको हम मतलब अगर आपके पास फॉरेस्ट है तो उसकी जो कैटेगराइजेशन है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होगी। हर जगह के फॉरेस्ट अलग होंगे, चाहे वो डिसीडियस हो, चाहे वो मैंग्रोव हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। तो ये जो पेड़ हैं, ये जो इनकी श्रृंखला है, इनको हम किस तरह से अलग ढंग से कैटेगराइज करें और कैसे हम इनको सेव करने का काम कर सकते हैं कि हम इन्हें लेकर के आगे जा सकें। तो जब हम बात करते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो, इनको कंजर्व करने की जरूरत है। साथ में इनको कंट्रोल और रेगुलेट करना भी मुश्किल है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बहुत बड़ा जंगल है तो उसको उसमें होने वाली सारी गतिविधियों को ट्रैक कर पाना मुश्किल है। मान लीजिए आप छोटी चीज को इमेजिन कर रहे हैं, अगर कई हजार किलोमीटर तक का जंगल है, वहां पर बीच में जो पशु हैं, पक्षी हैं या कोई स्पेसिफिक स्पीसीज है, वहां पर कोई हंटिंग कर रहा है, कोई पोचिंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके उस समय पर चीजें कैसे काम करेंगी, क्योंकि आपको यहाँ से पता ही नहीं चलेगा कि उतनी दूर कोई किसी जानवर को मार रहा है, क्योंकि उसकी वजह से उसे कुछ मिलेगा। मिलेगा का मतलब है कि सिंपल लैंग्वेज में जो भी वो या तो स्किन चाहता है या बोन चाहता है या उनके टीथ चाहता है, किसी भी वे में उसको सजाने के लिए या किसी भी काम में इस्तेमाल करने के लिए मेडिसिन में, तो वो उनको मार रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ये जो भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के काम होते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा संभाला जाता है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको देखता है, जो गवर्नमेंट के ही अधीन होता है, उन्हीं का ओन किया होता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको देखता है, साथ में इनको इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जिससे कि चीजों को सही ढंग से समझा जा सके। पहला है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट कब होता है? दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तीन तरह के फॉरेस्ट के ऑप्शंस दिए हैं, एक है अनक्लास्ड, एक है प्रोटेक्टेड, एक है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो जब more than half of the total forest land has been declared reserved forest, जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसकी आधे से ज्यादा जमीन को जब डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो किस में आता है? वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। इसको मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जहां पर टोटल जमीन जो भी है, टोटल लैंड में आधे से ज्यादा हिस्से को अगर पूरी तरह से रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। उसको रिजर्व डिक्लेयर करने का सिर्फ इतना सा पर्पज है क्योंकि वो पूरा एरिया रिजर्व है, तो वहां पर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी, वहां पर हर चीज को प्रोटेक्टेड रखा जाएगा, वहां पर किसी भी तरह की पोचिंग, हंटिंग
किलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होगी, शिकारियों को वहां नहीं जाने दिया जाएगा। उसके अलावा जब हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जो 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। जो टोटल 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। इसके बाद ये डिक्लेयर्ड किया जाता है किससे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। और साथ ही बेसिक इसका जो पर्पस होता है कि वहां की जमीन ना खराब हो, वहां पर जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनको सेफ रखा जा सके, उसकी जमीन पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में क्या है? आधे से ज्यादा है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है? 1/3 है। तो ये जो एरिया है ये आपको ध्यान रखना है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में क्या है? यहाँ पर जो भी आपके फॉरेस्ट हैं, वेस्ट लैंड्स हैं, इन ये सारी की सारी जो बिलोंगिंग है ये डिफरेंट एरिया में है। जब हम ऊपर देख रहे थे तो वो बेसिकली आपका गवर्नमेंट के एरिया में ही पूरी तरह आएगा, मतलब उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, उन्हीं का काम है संभालना। लेकिन जब हम अनक्लैश्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर बिलोंगिंग कैसे है? बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, ये इस तरह से बात करते हैं। मतलब यहाँ पर जो बिलोंगिंग है, जो टोटल जमीन की जहां पर बात हो रही है, अनक्लास्ड क्यों कहा गया है? किसी एक की नहीं है, गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट भी है इंडिविजुअल की, और किसी कम्युनिटी की भी है। इस सिचुएशन में किया गया है। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जब बात होती है तो वो रिजर्व और प्रोटेक्टेड जो हमने पहला और दूसरा देखा है उसको हम रेफर करते हैं कैसे? परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स से, जो कि मेंटेन होता है पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर। सिंपल सी बात है कि अगर आप लैंड को ऑक्युपाई कर रहे हैं तो उस लैंड से कुछ बेनिफिशियल रिसोर्स बनाने की भी कोशिश आप करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ बनाया और उससे आप किसी तरह का रिसोर्स नहीं जनरेट करना चाहेंगे। तो फिर जो टिम्बर है और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्यों चाहिए? क्योंकि जब वो चीजें आपको मिलेगी उससे आप कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे, और जो भी रिसोर्स आप बनाएंगे उसको मार्केट में सेल करेंगे, उस प्रोडक्ट से आपको पैसा मिलेगा। तो ये इसके रीजंस हैं। तो जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वो लार्जेस्ट एरिया है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो सबसे लार्जेस्ट एरिया है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट के तहत आता है, जहां पर लगभग लगभग 75% इसका टोटल फॉरेस्ट एरिया होता है। जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग 75% होता है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरला है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पर लंबे मतलब ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में फॉरेस्ट हैं जो कि इनको प्रोटेक्टेड करने का काम करते हैं। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान, यहाँ पर ज्यादातर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। ऊपर रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। वहां पर हमने देखा है अभी कि जब आपका आधे से ज्यादा होगा वो आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट था, जो आपका 1/3 से ज्यादा है वो आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ये है घड़ियाल ऑन द ब्रिंक। बेसिकली हमने जो डिस्कस किया था कि पहले नदियों में घड़ियाल मिलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे घड़ियाल मिलने की जो जनसंख्या है वो कम होने लग गई है। The Ghadial population has been at its lowest since the 1970s. What went wrong and what can we do? तो बेसिकली जब हम देखते हैं
ये जो मस्त आराम से धूप में निकल के सो रहे हैं। जैसे कभी कभी हम किसी को रोते देख के कहते हैं कि घड़ियाली आंसू मत बहाओ, इसका मतलब होता है कि झूठे आंसू मत बहाओ। अगर कोई एकांत में रो रहा है तो संभवतः वो दुख या पीड़ा से रो रहा है, और अगर वो पब्लिकली ज्यादा रो रहा है या ड्रामा कर रहा है तो उसको फिर आप मान सकते हैं कि वो घड़ियालू आंसू ही बहा रहा है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, वो खैर मजाक की बात है। आप किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते और कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हर चीज के विभिन्न आयाम होते हैं। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की बात की जा रही है। तो कंजर्वेशन की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो हमारे देश में कोई नई चीज नहीं है। जब हम कहते हैं कि कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, जैसे हमने जनजातियों की भी बात की, अक्सर आप देखेंगे इवन आप घर से भी निकल रहे हैं, कोई बड़ा सा पेड़ है, वहां पर नीचे मूर्तियां रखी हैं भगवान की, लोग जाकर के हाथ जोड़ते हैं। कभी भी आप पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि पेपर देते समय ही बच्चों को भगवान की याद आती है, भगवान बचा लेना, साल भर पढ़ा नहीं है, पास करा देना। तो यही वो समय है जब बच्चे भगवान को याद करते हैं। तो जब आप सुबह सुबह जा रहे हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक मंदिर है, उसी के पास एक पेड़ है, उसी के बगल या तो मंदिर होगा या उसके पेड़ की जड़ पे ही ऐसे गोलाई में पत्थर बना दिया जाता है और उसी के ऊपर भगवान की फोटो रख दी जाती है। आसपास सिंदूर, पैसा, तेल वाला दिया, घी वाला दिया और तिल वगैरह सब आपको मिल जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि मान्यता होना, जो हमने अपने कल वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। हमने निश्चयवाद में देखा था कि जब हम प्रकृति को भगवान मानते थे, तो प्रकृति को भगवान मानने का मतलब क्या था? सिंपल सा, कि हम पूजा करते थे हर चीज की जो प्राकृतिक तत्व हैं, हम मानते थे कि हम उनके भीतर ही रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब बात होती है तो हम ये देखते हैं कि क्या जो भी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं वो पेड़ को भी भगवान मानते हैं। जैसे कुछ स्पेसिफिक पेड़ हैं कि बरगद का पेड़ है, लोग हरे पेड़ को नहीं काटते, वहां आसपास जो भी नित्य क्रिया है उसको करने से बचते हैं, वहां आसपास भगवान को रखते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। वहां के जो विलेजर्स हैं उन्होंने वहां पर माइनिंग के अगेंस्ट लड़ाई की थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। उस एरिया के जो विलेजर्स थे वो खुद आए और उन्होंने हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने का काम किया और गवर्नमेंट का जो भी इन्वॉल्वमेंट था उसको रिजेक्ट किया। तो ये सरिस्का की बात हो रही है, राजस्थान। वहां के लोगों ने एक्टिवली आगे आकर के इस बात के लिए मना किया कि अगर ये जो माइनिंग है, इस माइनिंग की वजह से नुकसान पहुंचेगा तो आप ऐसा काम ना करें। The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest as the हैरोदेव डाकव सेंचुरी। मतलब अलग अलग मूवमेंट्स दिए हैं। जैसे चिपको मूवमेंट बहुत पॉपुलर रहा, चिपको मूवमेंट आप ले सकते हैं, बीज बचाओ ले सकते हैं। चिपको मूवमेंट में क्या किया था कि वहां के जो स्थानीय लोग थे वो पेड़ से चिपक गए थे, उन्होंने उसको एक तरह से हक करना कह सकते हैं, या पेड़ को पूरी तरह अपने मतलब एक ह्यूमन शील्ड बना दी थी। पेड़ है, पेड़ के चारों तरफ खुद को लपेट लिया और एक ह्यूमन शील्ड बना दी कि अब आप किसी भी कीमत पर इसे नहीं काट सकते। तो वहां आने वाले लोगों को भाई, क्योंकि लोग कुल्हाड़ी से काटेंगे पेड़, तो आप पेड़ से चिपक गए तो इंसान को आप काट नहीं सकते, इंसान को काटेंगे तो फिर जेल जाएंगे। न्यायालय का पूरा प्रोसेस है, पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं। तो वो लोग पूरी तरह से पेड़ से चिपक गए, सारी चीजें हो गई। तो ऐसी कंडीशन में, सिचुएशन में फिर लोगों को पीछे हटना पड़ा और वहां से ये जो चिपको मूवमेंट था कि पॉपुलर हो गया कि लोगों ने ह्यूमन शील्ड बनकर के पेड़ को बचाने का काम किया था।
तो जो कम्युनिटी है वो केवल सेव नहीं करती, वो साथ साथ एफॉरेस्टेशन में भी लगती है कि जो पेड़ एग्जिस्टिंग है उनको तो बचाएंगे ही बचाएंगे, साथ में नए और भी पेड़ हैं उनको भी हम लगाएंगे, जिससे हमारी जो प्रकृति के हार्मनी है, जो बैलेंस है, वो बचा रहे। जब बीज बचाओ आंदोलन की बात होती है टेहरी और नवधान्या की बात होती है, तो वहां पर भी दिखाते हैं डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। मतलब हम किसी काम को करके दिखा रहे हैं बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के। लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात होती रहती है, सिर्फ इसीलिए कि कम से कम आपके केमिकल्स यूटिलाइज किए जाएं और केमिकल्स को यूटिलाइज करने के बाद हम चीजों को थोड़ा बेहतर बना सकें। The tree is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence and makes no demand for its sustenance and extends generously the products of its life activity. It affords protection to all beings, offering shade even to the axemen who destroy it. कहने का मतलब कि अगर हम काइंडनेस की बात करते हैं तो काइंडनेस में सबसे ऊपर हम किसको रख सकते हैं? एज अ ह्यूमन हम में तो काइंडनेस है नहीं, तो पेड़ों में इतनी काइंडनेस है कि वो अपने हिस्से का हर चीज आपको देने को तैयार है। जैसे हम कहते हैं ना कि झुकता भी वही पेड़ है जिसमें फल होते हैं। मतलब फल लदे हुए पेड़ से मतलब ये है कि जिस व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, उनका व्यक्तित्व तो अच्छा होता है, उन्हीं में झुकने का सामर्थ्य होता है, नहीं तो कोई व्यक्ति नहीं झुकता। जो पिछला व्यक्ति है, जो छोटा व्यक्ति है, उसमें आपको अहंकार दिखेगा, और जो ऊंचा व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है, वो झुकना जानता है, वो समय पर सही जगह पर झुकना जानता है और वो इजीली झुक सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिन पेड़ों में फल लदे होते हैं सिर्फ वही झुकना जानते हैं। दूसरा हिस्सा ये है कि वो अपना फल दूसरों को देते हैं, अपनी छांव दूसरों को प्रदान करते हैं, तूफान में दूसरों की रक्षा करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमें ऑक्सीजन देखते हैं। तो जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है वो हम अपने पेड़ों से सीख सकते हैं। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम पेड़ों की रक्षा करें और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो, मतलब जो भी हमारे एनिमल्स हों, चाहे वो डोमेस्टिक हों, वाइल्ड लाइफ वाले हों, या फिर हमारे आसपास के लोग हों। आसपास के लोग का मतलब प्रकृति का हिस्सा जो पेड़ पौधों का है और जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स का हिस्सा है, इन सब की हम बराबर रूप से सुरक्षा कर सकें, इनको बचा सकें। यही हमारा खुद का भी जीवन का मिशन होना चाहिए, उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, पर हमारी सीमाओं में जो है उतना हम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी चीज पर था कि आपको प्रकृति की भी सुरक्षा करनी है और वाइल्ड लाइफ की भी सुरक्षा करनी है, जिससे आगे आने वाली भावी पीढ़ी को एक नेचर बैलेंस में मिले, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस ना मिले, सब कुछ हार्मनी में मिले। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेस। थैंक यू वेरी मच।